नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विधानसभा के दंगल के साथ। जैसे जैसे सूबे में चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही ये दंगल और दिलचस्प होता जा रहा है। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनचौपाल को संबोधित किया। जनचौपाल में मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की जनता शामिल हुई। पीएम मोदी ने कहा कि आज आप सभी नागरिक भाइयों बहनों को मुझे वर्चुअली नमन करने का, आपसे बात करने का मौका मिला। कल बसंत पंचमी का महत्वपूर्ण त्योहार है, मां सरस्वती के पूजन का दिन है। मैं आप सभी को बसंत पंचमी के इस पावन पर्व के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। वहीं जन चौपाल कार्यक्रम के जरिए संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार किया। कोरोना टीके को बीजेपी का टीका बता चुके अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राजनीति के गंदे खेल में डूबे लोग जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूके। कोई सोच नहीं सकता था कि यूपी में कभी अपराधी, माफिया काबू में आएंगे, लेकिन योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है। गुंडागर्दी करने वालों को यह समझ आया है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में यूपी को लगातार ऐसी सरकार चाहिए जो डबल तेजी से काम करे, डबल तेजी से विकास करे, और ये काम डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार के साथ साथ अन्नदाता किसानों के बारे में हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश 2014 के पहले देश के अंदर इस देश का अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। कई राज्यों में स्थिति बद से बदहाल थी, उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक था। केंद्र सरकार ने आने के साथ ही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आने के साथ ही इस देश के अंदर अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी उपज का देने के साथ लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई प्रारंभ की। और आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 से अधिक किसान आज के दिन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को धार देने के साथ ही कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के अभियान में लगे गृह मंत्री अमित शाह गोरखपुर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोश भरा। अमित शाह ने साफ कहा कि विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, भाजपा 300 से ऊपर सीट लाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून का शासन स्थापित किया है। अब माफिया जेल में है, बड़े अपराधी जमानत तुड़वा कर जेल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सुशासन दिया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिया। आज योगी जी के नामांकन बढ़ने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और स्थान भी इतना पवित्र है। शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है,
या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर हर गरीब के लिए घर बनाने की योजना भेजी, हर गरीब महिला को गैस का सिलेंडर देने की बात करी, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने की बात की, हर गरीब को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, ऐसी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए। हर गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचे, इस प्रकार की योजना लेकर आए। इसके साथ साथ हर गरीब को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मुफ्त कोरोना का टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल किया। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो लगातार 5 बार गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वो पहली बार 1998 के चुनाव में सांसद चुने गए थे। तो वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में गुंडा राज खत्म करने का काम किया। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, इस दौरान सुनिए। पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद पर नामो निशान मिटाने का, और दूसरा जो कार्य है 500 वर्षों के इस इंतजार को, जिसमें हम लोगों की सैकड़ों पीढ़ियां खप गई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का आज आपका गोरखपुर में इस आयोजन में आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ही गोरखपुर के इन सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक महागठबंधन बना था, देश और दुनिया के तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे वे सभी इस बात को मानते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा यूपी में। और तब भी माननीय अमित शाह जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी। और भाइयों बहनों, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त करके 64 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीत करके महागठबंधन को पूरी तरह फेल कर दिया था। परिणाम उत्तर प्रदेश से अपेक्षित है। उस परिणाम को देने के लिए हर एक कार्यकर्ता स्वयं में अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बन करके वह अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजयी प्रदान करने में अपना योगदान देगा। गोरखपुर में मीडिया सेंटर का उद्घाटन सीएम ने किया। मीडिया सेंटर का उद्घाटन प्रेस वार्ता के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद का मुद्दा। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी के हिस्से में सिर्फ यही मुद्दे रहने वाले हैं। भाजपा ने बिना भेदभाव के विकास किया है। हमारी योजनाएं गांव-गांव, घर-घर तक पहुंची हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर इस चुनाव में है और उत्तर प्रदेश के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र
6 फरवरी को प्रदेश का जारी होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि 6 फरवरी वो तारीख होगी जिस दिन भाजपा का घोषणा पत्र तमाम लोगों के सामने आ जाएगा और हमारी जन कल्याणकारी जो नीतियां रही हैं उनसे लोग प्रभावित जरूर होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे करके चुनावी रण में उतरी हुई है। लेकिन कैसे योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में सांसद और 45 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम बने? आखिर कैसा रहा महंत योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर? अजय सिंह बिष्ट से सीएम कैसे बने योगी आदित्यनाथ, ये खास रिपोर्ट देखिए। इस के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए मेहनत कर रही है और उसका चेहरा फिर से योगी आदित्यनाथ ही है। कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ के फैसले को लेकर बीजेपी जनता के बीच लगातार जा रही है। इसी बीच सवाल अब ये है कि क्या यूपी की जनता योगी को सत्ता के सिंहासन पर फिर से विराजमान कराएगी या फिर नहीं। जनता टीवी न्यूज डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। राजनीति जो चाहे वो करवा दे, कभी दल बदल की सियासत, कभी जोड़ तोड़ की राजनीति। अब चुनाव नजदीक आते ही राज्य में धार्मिक तुष्टीकरण पर सियासत गर्मा गई है और इसकी शुरुआत हुई है एक बयान से जो इन दिनों सियासी फिजाओं में तेजी से तैर रहा है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की थी, जिसके बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। देखिए, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही राज्य में धार्मिक तुष्टीकरण पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की थी। अकील अहमद के इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने उनके इस बयान को अपने पेज पर शेयर किया। इसके जरिए बीजेपी उनके इस बयान को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश कर रही है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ एक मांग उठाई है और न ही राज्य में उनकी सरकार है, जबरन मामले को तुल दिया जा रहा है। मैंने उनसे ये कहा कि अगर जो है यूनिवर्सिटी बन जाती है तो एक जो है तो मुस्लिमों की जो है ना उसमें पढ़ाई बच्चों के लिए, मैंने ये करा के उनसे पक्का मैंने करा लिया कि भाई आप आदेश करके दे दो इसमें। अभी तो हमारी सरकार नहीं मांग रखी, उन्होंने हाँ नहीं बोलना मेरे को, भी सरकार आने पर कहा कि बात करेंगे इस बात। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक तरफ कांग्रेस 4 धाम की बात कर रही है तो दूसरी तरफ देवभूमि में कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी भी कर रही है। ये कांग्रेस की नीति रही है, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा न्याय की बात की है, अन्याय किसी के साथ न हो। आज जब हम 4 धाम की बात करती है कांग्रेस, एक तरफ 4 धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है, तो एक कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि 4 धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहती है। एक तरफ राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सियासत जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने राज्य में एक बार फिर जुम्मे की नमाज की छुट्टी पर बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल बीजेपी की ओर से इस संबंध में तत्कालीन हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में जारी किए गए आदेश को जारी किया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने साल 2016 में जारी किए गए शासनादेश को जारी करते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से 29 दिसंबर 2016 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। इस शासनादेश में हरीश सरकार ने नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अल्प अवकाश की व्यवस्था की गई थी। हरीश रावत ऐसे कई आदेश को सार्वजनिक जारी करने के बाद राजनीति से संन्यास लेने की बात कह रहे थे।
ऐसे में अब हरीश रावत को अपने इस बयान का अनुपालन करते हुए राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। 16 में मेरी सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें जुम्मे की नमाज की छुट्टी होगी, उसको दिखा दीजिए, आपकी राह का कांटा हट जाएगा। हरीश रावत हाथ जोड़ करके उत्तराखंड वालों से माफी मांगेगा, राजनीति छोड़ देगा। 29 दिसंबर 2016 को सरकार का एक सचिव आदेश जारी कर रहा है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आदेश जारी हो रहा है, और उसके बाद भी वो कहते हैं कि साहब मैंने नहीं किया। इससे बड़ा तुष्टीकरण, सांप्रदायिकता क्या हो सकती है, बताइए। नमाज की छुट्टी की कोई घोषणा की होगी या कोई विषय आया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हरीश रावत जी को आज अभी संन्यास ले लेना चाहिए। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे और ऊपर से चुनावी मौसम में धार्मिक तुष्टीकरण का तड़का लगना तो लाजमी था। जनता टीवी के लिए देहरादून से अजीत काम्बोज की रिपोर्ट। विधानसभा खटीमा से प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश के बीच शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार करते हुए जनता से आशीर्वाद की अपील की है। मुख्यमंत्री ने 6 महीने के अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को अपनी जीत का आधार बताया। आपको ये बता दें कि प्रदेश की सबसे हॉट सीट खटीमा विधानसभा में भारी बारिश के बीच भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जहां भी जा रहे हैं जनता का उन्हें अपार स्नेह मिल रहा है। खटीमा उनका गृह क्षेत्र है, यहाँ तो जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। साथ ही प्रदेश में भी जिस तरह से जनता उनके चुनाव प्रचार के दौरान रिएक्ट कर रही है, उन्हें पूरा विश्वास है कि अब की बार 60 पार। लोगों में अपार उत्साह है और मैं ऐसा समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड की जनता 14 फरवरी का इंतजार कर रही है और हमने जो अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उस पर यहाँ की जनता की मोहर लगने वाली है। सबका आशीर्वाद मिलने वाला है। प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से भाजपा की बनने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उत्तराखंड के दौरे पर रहे। उन्होंने यहां भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि उत्तराखंड की जनता को सोच समझकर वोट देना होगा। 57 सीटें जीतकर भी भाजपा उत्तराखंड में विकास के नाम पर 3-3 मुख्यमंत्री थोपने का विकास बता रही है। दिग्विजय सिंह ने उत्तराखंड कांग्रेस की घोषणा पत्र बनाने को लेकर तारीफ की और कहा कि 4 धाम 4 काम और उत्तराखंड स्वाभिमान भाजपा के झूठे वादों पर भारी पड़ेंगे। हम तो खुलेआम इस बात को कहते हैं कि भाजपा का और एमआईएम का समझौता है और केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर ये लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी जुम्मे की नमाज के बाद अब कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का वीडियो सामने आया। कांग्रेस की तरफ से जारी वीडियो में कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी धन सिंह रावत एक मस्जिद से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती है, तो फिर ये क्या है। वहीं कांग्रेस के जवाब में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना कि मंत्री पूरे प्रदेश का होता है, इसलिए मंत्री के तौर पर धन सिंह रावत आम जनता का हालचाल जानने कहीं भी जा सकते हैं। तो सियासत की लड़ाई जब धर्म पर आई तो जनता को प्रभावित जरूर करती है। इसीलिए कोशिश होती है हर सियासतदान की कि किसी न किसी तरीके से उसके दिल तक पहुंचा जाए। और ये लड़ाई, ये जो तुष्टीकरण की लड़ाई है, सियासत है, ये जनता को कितना प्रभावित करेगी, ये 14 फरवरी को मत का प्रतिशत और 10 मार्च को परिणाम बताएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।